मैं एसपी सिंह इतिहास विषय के अध्यापन को लेकर के उपस्थित हूँ। इसे बहुत ज्यादा परिचय देने की जरूरत है नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो मुझसे पढ़ भी चुके हैं, कुछ लोग नए भी होंगे। वैसे भी सुशील सर बहुत बार हमारी चर्चा करते ही रहते हैं, तो हम लोग हिस्ट्री को लेकर के चर्चा करेंगे और शुरुआत भी यहीं से करते हैं, परिचय। क्योंकि देखो, हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और इतिहास एक ऐसा विषय है जो सबसे इंटरेस्टिंग भी है और मिसअंडरस्टूड भी है। कुछ लोगों के अनुसार बहुत बोरिंग भी है, कुछ लोगों के अनुसार बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन यार, इतिहास क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ आती, जब हम इतिहास को नहीं समझ पाते हैं, इस विषय का अपना परिचय ढंग से नहीं हो पाता है, तो फिर चीजें बोरिंग लगती हैं। जनरली हम तथ्यों का एक संग्रह, कलेक्शन ऑफ द ग्रुप फैक्ट्स, इतिहास के बारे में तो हम इतना ही समझते हैं। और जब हम इतना ही समझेंगे कि इतिहास तथ्यों का संग्रह है, तो फिर ये कठिन हो जाएगा। एक्चुअली तथ्य उदाहरण के रूप में होते हैं जो कॉन्सेप्ट को समझाने का काम करते हैं या उसकी प्रमाणिकता को प्रस्तुत करते हैं। और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट। और जहां तक इसके महत्व की अगर आप बात करो, इंपॉर्टेंस की बात करो, हमको लगता है इतिहास एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों की जननी है, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। कैसे इस पर हम लोग चर्चा, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट यही से निकल के आते। तो हम लोग चर्चा एक जान पहचान से शुरू किए थे कि जहां तक परिचय तो होगा ही, लेकिन मैं एक जो सबसे बड़ी चीज बताऊं, जो मैं इतिहास से ही उठा के इसको कनेक्ट कर दूंगा, वो हमको लगता है व्यवहारिक रूप से ज्यादा समझ में आएगा। एक तो जो व्यक्तिगत जान पहचान है, एक व्यक्तिगत परिचय है जो बेसिकली हमारे साथ आया, अवतरित हुआ है। हमारे अवतरण यानी जन्म के साथ ही अवतरित हुआ। क्या ये फला के बेटे या बेटी हैं, एक परिचय ये आया सामने। और एक परिचय उसने खुद क्रिएट किया होगा। तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री, तो वैदिक काल में एक शब्द आपको मिलेगा, वैदिक काल में, और वो शब्द है द्विज। द्विज का वंश, द्विज की औलाद। और वो सीधा सा इसका मतलब है, इसको दो रेखाओं में बांट। द्विज का एक तो अर्थ में लेके आइए, जिसका दोबारा जन्म हो, जिसका दोबारा। मैं भी परिचय पर चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दें, मैं इतिहास पे ले चलता हूं, क्योंकि विषय जो है, विषय को अगर हम उसका परिचय ढंग से समझ गए ना, व्हाट इज द सब्जेक्ट, तो उसके अंदर क्या है, एक एक पॉइंट करके अपने आप क्लियर होता है। और विषय, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने चल रहे हैं, और सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है, सिविल सर्विसेज में जो प्रस्तुतिकरण है, सिविल सर्विसेज में की जो एग्जाम की जो डिमांड है,
उसकी पात्रता ही अलग है, उसकी पात्रता ही अलग है। और वो आपका वो निगला और उगला हुआ ज्ञान, जैसे हम लोग जब एकेडमिक पढ़ते थे, आप सब लोगों का अपना निजी अनुभव रहा होगा, हमारा भी है। होता क्या था, जब टीचर पढ़ाते थे तो वो सीधे सीधे कुछ प्रश्नों का सेट दे देते, इम्पोर्टेंट, इसमें से आ जाएगा। हम लोग करते क्या थे, उसको ऐसे ही उसके आंसर को पूरा प्रश्न के साथ निगल लेते और परीक्षा में जाकर के उगल देते। और ये जो निगलने और उगलने के पूरे प्रोसेस में पूरी एजुकेशन, जो एकेडमिक एजुकेशन, वो डिपेंड करती है। लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ये नहीं चलने वाला है। ध्यान रहे, चीजों को पहले समझना है, प्रोसेस देखिए, चीजों को पहले समझना है। खास करके इतिहास में तो विशेष रूप से, एक राजा था, एक रानी थी, उसकी ये कहानी थी, रट लिख बैठे हैं, पता लगा दूसरे राजा के नाम की कहानी आ गई प्रश्न में। अब गए, सबसे पहले समझना है, आत्मसात करना है, अपने आप को उस नॉलेज, उस जानकारी के अकॉर्डिंग अपनी समझ को इंटरनली डेवलप करना, आत्मसात करना है, और फिर उसको प्रैक्टिकली यानी व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना। व्यवहारिक स्वरूप में जिस पैटर्न पर हमको काम करना है उसको प्रस्तुत करना, इस तरीके से। और ये जो प्रस्तुतिकरण है, यही हमारे आंसर का, यही नेचर होना चाहिए हमारे आंसर का। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले परिचय ही काम आता है। मैंने कहा तो मेरे बारे में आपको पता है, मैं स्पीसी हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, पिछले 17-18 सालों से पढ़ा रहा हूँ बस। अच्छा, जो लोग पढ़े हो तो काफी, जो लोग नहीं पढ़े उनको बारे में इससे ज्यादा नहीं पता है। तो एक परिचय जो लोग क्रिएट करते हैं, लोग देते हैं, एक अपना खुद का परिचय। मैं उसी कॉन्सेप्ट में आता हूँ जहां से इतिहास का निर्माण होता है बेसिकली। ये वैदिक काल में आप लोग पढ़ोगे भारतीय इतिहास में, जिसका दोबारा जन्म वो द्विज है। और इसमें कुछ कैटेगरीज को रखा गया, मैं सीधे सीधे उन्हीं कैटेगरी को रख दी। तो कुछ लोगों को द्विज कहा गया, जैसे कि समाज 4 वर्ण व्यवस्थाओं में विभाजित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र से तात्पर्य है यहाँ पर निम्न। तो ये जातिगत लोगों ने बहुत बाद में जाति बना दिया और बड़ा दुरुपयोग हुआ है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। बट शूद्र शब्द भाषागत शब्द है, इसका अर्थ होता है निम्न। क्योंकि समाज में, किसी देश काल में, किसी भौगोलिक खंड में उच्च निम्न, कुछ समता मूलक, कुछ ऐसे लोग होते, मतलब एक जो समान स्वरूप किसी भी समाज का नहीं होता है। इस सब एक जैसे, कोई उच्च होगा, कोई निम्न होगा, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई शक्तिशाली होगा, कोई कमजोर होगा, ऐसे ही ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर शूद्र शब्द का प्रयोग वर्ण व्यवस्था में किया गया, निम्न। निम्न मतलब हर तरह से निम्न, हर तरह से निम्न, शैक्षणिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, भौतिक रूप से, फिजिकली भी एकदम निम्न, कुछ ना कर पाने वाले। और द्विज में ये कहा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 लोगों को द्विज कहा जा सकता, और शूद्र को द्विज हम अपने तरफ से जोड़े। अच्छा, अपनी तरफ से अगर जोड़े तो दूसरा, जिसका एक ही बार जन्म हो, शुरुआत में वो जिसका होता जन्म होता है माता पिता से, ठीक है। तो ये एक चीज ये हो गया। अब हम अपनी तरफ से अगर जोड़ते हैं कि ये वो लोग हैं जिनका दोबारा आप इनको सीधे सीधे समझने के तौर पर तुम कह सकते हैं पढ़े लिखे
यानी इंटेलेक्चुअल्स पर्सन, पढ़े लिखे लोग, प्रशिक्षित लोग, गुणी लोग, ज्ञानी लोग, कुछ नया यानी क्रिएटिव लोग जो नया नया करते रहते हैं हर फील्ड में, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक, ठीक है। और ये जो दूसरा अवगुणी लोग, अक्रियात्मक लोग, अनपढ़ लोग, अनपढ़ ठीक कहेंगे हम, एक शब्द को पढ़ लिए हालांकि तो मेंशन नहीं है, दूसरे तो अनपढ़, अज्ञानी, अनट्रेन्ड, अशिक्षित, अप्रशिक्षित, कुछ ना कर पाने वाले लोग, लोग, ठीक है। अब आप ऐसे आप बांट के देखो, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब, एक परिचय, मैंने पहले कहा एक परिचय होता है, जन्म हुआ फलाने का बेटा, फलाने की बेटी, वो अपने माता पिता के नाम से परिचय, और एक समय आता है वो कुछ ऐसा करता है, उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स उसके नाम से पहचान, उसका दोबारा जन्म है। आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, अभी आपका जो भी नाम है उस नाम से जाने जाते हो, और ज्यादातर बहुत दूर तक की जानकारी देनी होती है तो पिताजी के नाम को जोड़ना पड़ता है, ऐसा है। लेकिन अभी आप सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हो, फिर आप सफल हो जाओ, किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओ, आपका नाम ही बदल जाए, कहाँ जाना है, पला गांव में, तो पला किसी के नाम का गांव होता था, पला, अच्छा वो डीएम साहब के गांव जाना है, ऐसा लोग बताएंगे। अच्छा उनके पिताजी जो आईएएस अधिकारी हैं, तो पूरा परिचय बदल जाता है यार। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत बड़े व्यवस्था, जाति व्यवस्था में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहुत जटिल चीज है यार, लेकिन मैं इस पॉइंट, आप पढ़े लिखे अनपढ़े, कुछ कर पाने वाले, कुछ ना कर पाने वाले की अगर हम बात करें, तो वहां पर हम एक परिचय जो ये आता है निकल, जिसका खुद का कमाया हुआ परिचय है, खुद की क्रेडिट की हुई जो परिचय है, जिसने एक नया जन्म लिया है। एक्चुअली हम एक चीज बताएं, इतिहास में ये पहले जन्म वाला तो मर जाता है, इसकी मृत्यु संभव है, इसका दूसरा जन्म होता ना, इसकी मृत्यु संभव है, ये मरता नहीं। इतिहास अमर कर देता है, क्योंकि ये अपने क्रिएटिविटी से, अपनी उपलब्धियों से एक इतिहास बनाते, यानी कुछ ऐसा करते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को लगातार प्रेरित करती रहती है आगे बढ़ने के लिए, लगातार प्रेरित। उन्होंने जो कुछ भी किया है स्क्रिप्टेड है, लिखा हुआ ग्रंथ बन गया, वो इतिहास बन गया, फिर ये मरने नहीं देता। जैसे कि एक कॉपी है और एक कॉपी पर आपने कोई चीज लिखी हुई है, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद बहुत सुरक्षित रखे तो 5 साल बाद एक कॉपी खराब होने लगती है, फटने लगती है, कहीं कुछ भी हो, वो अक्षर थोड़ा सा अस्पष्ट हो जाते हैं जो आपने लेटर्स लिखे हैं, वो चीजें। तो करते क्या है, क्या करते हैं, कॉपी खराब हो जाती है, इसके खराब होने को तो आप नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन ये जो लिखा है उसको क्या करेंगे, अगली नई कॉपी में ट्रांसफर कर लेंगे। क्या जो लिखा है, जो बनाया है, जो कमाया है, जो क्रेडिट है अगली का, तो वो जिसकी भी क्रेडिट है यहाँ ट्रांसफर हो गई। जब ये कॉपी खराब हो गई, यहाँ कुल मिलाकर के वो जो कमाई हुई चीज है, वो जो बनाई हुई चीज है, वो जो उसका इतिहास है, कभी मिटने वाला नहीं, उसमें नाम के साथ जुड़ा रहेगा, मरने नहीं देता है। भगत को कौन कह सकता है मर, गांधी को कौन कह सकता है, गांधीवाद को आज बिना गांधीवाद की भारत की और भारतीयता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहां चले गए, कहीं नहीं गए, वो आज भी अमर रहे के नारे में उपस्थित होते हैं। तो कुल मिलाकर के
या वैसे भी आप समझ लो यार कि ये शरीर बिना कुछ कमाई हुई शरीर का कोई मतलब नहीं है, एक पैसे का कोई मूल्य नहीं, उसके जीने और उसके मरने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जिसके साथ इतिहास है ना वो अमर रहता है। कोई कोई मैं उसको मजाक में मत लीजिएगा, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहा हूँ कि आप बैंक चले जाइए, साहब ऐसा है कि हमको 2 लाख रुपए की जरूरत है, बहुत जरूरी काम दे दो, बैंक वाला ठीक है दे देंगे भाई, क्या कोई है कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है आपके नाम, कोई कमाया हुआ कुछ ऐसी क्रेडिट है आपके पास जिसके आधार पर हम दे दे कि उम्मीद रखें कि आप वापस कर देंगे। जमीन जायदाद तो पिताजी के नाम है, बाकी कुछ मैं कर नहीं पाया, मेरे नाम तो ऐसे कोई प्रॉपर्टी बढ़ती है, कुछ भी हो भाई तो ऐसे तो नहीं दे सकते। वो कहे ऐसा करो हमको ही रख लो यार, हमारे पास इतने इतने महंगे महंगे दिल है, आँख है, महंगी चीज है भाई, हमको ही रख लो गिरवी, पैसे दे दो 2 लाख। तो ऐसा है निकल लो बहुत तेज यहाँ से, तुमको 1 रुपए नहीं दूंगा। तुमने कमाया क्या है, तुमने बनाया क्या, उस क्रेडिट समझ गए ना। एक मैंने ये ऐसा उदाहरण दिया है, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, प्रैक्टिकली देख ही रहे हो, इसका अपना कोई कीमत नहीं, सिर्फ इसके इतिहास की कीमत, इसके इतिहास की। तो इतिहास मरने, ये बहुत सबसे बड़ा महत्व, इतिहास मरने नहीं देता है, अमरता, इमोर्टिलिटी, फिलोसफी में सिद्धांत इमोर्टिलिटी, अमरता, वो अमरता यही से, और भी कई चीजें, लेकिन एक अमरता से भी है, एक इमोर्टिलिटी है, तो मरने की कॉन्सेप्ट और ना मरने के कॉन्सेप्ट को व्याख्या, सामान्य बात तो यही है। तो ये जो द्विज वाले कॉन्सेप्ट है, ये वो लोग हैं जो क्रिएटिव लोग हैं, जो कुछ कर जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नसीहत छोड़ जाते हैं, प्रेरक तत्व छोड़ जाते हैं, और वही प्रेरक तत्व जो आने वाली पीढ़ियों को लगातार प्रेरित करती रहती है, लगातार बनाती रहती है, उनका भविष्य निर्माण करती रहती है। तो ध्यान, कुछ लोगों के मन में भ्रम हो रहा होगा कि इतिहास में तो कुछ नेगेटिव बातें भी रहती है, नकारात्मक, जैसे युद्ध वगैरह, युद्ध के विनाशक प्रभाव वगैरह, सब नकारात्मक चीजें, लेकिन वो भी इतिहास है, वो कौन सी प्रेरणा देती है, वो ना करने की प्रेरणा देती है, ऐसा ना करो, इस रास्ते पे थे, बहुत खराब रास्ता है, बहुत गड्ढे वाला रास्ता है, बहुत परेशानी भरा रास्ता है, अगर वो भी इतिहास में है तो क्यों है, तो कोई पॉजिटिव सकारात्मक बात नहीं करती, सकारात्मक बात नहीं करेगी, वो नकारात्मक करने से मना करती है, इसलिए उसका भी इतिहास में रोल है। पिक्चर में हीरो भी होता है, पिक्चर विलेन भी होता है, बिना विलेन के भी पिक्चर गड़बड़ होती है, विलेन का भी पिक्चर में उतना ही रोल होता है, विलेन ना हो तो हीरो, हीरो हो तो कुछ नहीं। इसलिए इतिहास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तत्व होते हैं, क्योंकि दोनों प्रेरणा देते। इतिहास का तो पहला जो महत्व है इसी बात में, वो अमरता प्रदान करता है, और दूसरा जो महत्व है इस बात में है, वो हमारा वर्तमान का निर्माण, मेक द फाउंडेशन ऑफ आवर प्रेजेंट। इतिहास ही देखो यार, वर्तमान में हम करते क्या है, वर्तमान में हम जगह आप पढ़ रहे हो यार, ये वर्तमान है, पढ़ रहे हो, पढ़ने के पीछे आधार क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ योर स्टडी, क्या आधार, क्यों पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है आप, प्रेरित हैं, किसी इतिहास यानी किसी ऐसी हुई घटना, जो इसको जो बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं, किसी ऐसी बीती हुई घटना से आप प्रेरित हैं, तभी आप भी लगे हैं, कोई पढ़ के आईएएस बन करके और अपने जन्म को, अपने जीवन को उसने सार्थक बनाया है, प्रभावशाली बनाया है, तो आप भी लगे हैं,
जब वो ऐसा कोई इतिहास ना होता तो आप भी चुपचाप लोग कहते रहते, आप भी चुपचाप बैठे रहते। कौन करने जाता है बिना इतिहास के? कोई वर्तमान विज्ञान है। मैं कालखंड से जुड़ूं, वर्तमान क्या है? ये विज्ञान। प्रैक्टिकल वर्तमान में केवल और केवल प्रैक्टिकल होता है, जो आएगा निष्कर वो भविष्य है। वर्तमान क्या है? विज्ञान है। और इतिहास, विज्ञान वर्तमान है और इतिहास भूतकाल है, पास्ट टेंस। अच्छा, तो भविष्य को किस सब्जेक्ट से बोला जा सकता है? भविष्य, फ्यूचर टेंस किस किस सब्जेक्ट से? आप सब्जेक्ट से जोड़ो यार थोड़ा सा, ये सब क्रिएटिविटी होनी चाहिए इंटरनल। भविष्य को किस सब्जेक्ट से जोड़ सकते? भविष्य को आप मैथमेटिक्स यानी गणित से जोड़ सकते। भविष्य गणित, क्योंकि गणित में आप कोई भी प्रश्न देखो, इसको ऐसे कर दिया, इसको इसमें मिला दिया, इसको इससे निकाल दिया, ये यहाँ चले गए, यहाँ पर ये लाए, इनसे आकर के ये मिले, क्या होगा? उसका प्रश्न ही होगा, होगी, फ्यूचर टेंस में होता है, उसका आंसर आएगा फ्यूचर टेंस में। मैथमेटिक्स फ्यूचर, ध्यान दें। और इन सब का जो आधार है वो भूतकाल में जो हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव यानी सकारात्मक नकारात्मक, वो वर्तमान में अपने प्रेरक तत्व के रूप में कार्य कर रहा है। लोग उसके आधार पर, उसकी प्रामाणिकता के आधार पर अपना काम उससे सीख कर अपना काम कर रहे हैं और अपने भविष्य का निर्माण। इतिहास का तो मेन सबसे बड़ा ठीक। दूसरी बात जो मैंने कही है, इतिहास के महत्व को, ये इंपॉर्टेंस है, इसी आधार पर इसकी परिभाषा बने, इसी आधार पर इतिहास की परिभाषा ने डेफिनेशन क्रिएट होगी। और दूसरी बात, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि मैं अध्यापक हूं यार, नहीं इसका कोई मतलब नहीं मैं अध्यापक हूं तो इसीलिए सुन, क्योंकि ये जो द्विज वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो दोबारा जन्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारे आपके सहयोग से ही संभव है। ये गुरु गुरु वाला कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, लेकिन अध्यापक वाला तो कॉन्सेप्ट रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य हो तो वो इच्छा से लक्ष्य बनता है। पहले इच्छा आती है, इच्छा से लक्ष्य बनता है, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। कार्य कौन करेगा? ये कार्य कौन करेगा? कार्य तो आप करेंगे जिसको पहुंचना है। लेकिन किन किन रास्तों से चलकर, किस प्रकार से, किन तरीकों से वो करना है, एक अनुभवी व्यक्ति, जिसको आप टीचर कहते हैं, कुछ लोग गुरु की संज्ञा देते हैं, उसके माध्यम से ही संभव। अब गुरु का महत्व तब है, नहीं भी है भी नहीं भी है, भी ध्यान दे। अगर आपके पास कोई ऐसी इच्छा ना हो तो फिर ये गुरु का कोई काम नहीं, फिर तो आप कैसे उसको कहते हैं, लेकिन दूसरे भाव में कहते हैं नहीं काम है, इच्छा ही ना हो तो कोई काम नहीं। लेकिन अगर है तो क्या वो आपको आईएएस बना देगा या वहां तक पहुंचा देगा? कोई सा कुछ नहीं करता, करना कराना सब आपको ही है। हम बता रहे करता क्या है और क्या होना चाहिए, और आप लोगों को भी प्रिपरेशन किस दिशा में करना चाहिए, वो दिशा, वो डायरेक्शन जो मेन है। टीचर यानी हम, यानी कोई ऐसा अध्यापक या कोई भी जिसको आप गुरु समझ ले, जहां से भी सीख मिल जाए यार वही गुरु। उसके लिए कोई जरूरी नहीं हाड़ मांस का बना हुआ एक मनुष्य जैसा पुतला ही गुरु बन सकता है यार। तमाम ऐसे 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 जंतुओं, ऐसे जानवरों की एक्टिविटीज है जिनसे लोग सीखते हैं, उसका गुरु वो भी होता है, उनसे सीख सकते हैं, कार्यों से सीख सकते।
उदाहरण नहीं दूंगा, जहां से भी सीख मिले ना वही 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 गुरुत्व है। बुद्ध 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 निकले सीखने की तलाश, गुरु ढूंढे, अलग कालम से स्टार्ट हुआ और 5 ब्राह्मण सन्यासियों के मिलने तक गुरु के कम से कम 3 गुरु मिले, उसके बाद 5 लास्ट में 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले। गुरु क्या है? तब हमको उस बिंदु तक पहुंचना है जहां से सुख और दुख दोनों का मिट जाता है, एक समान भाव। मैं उस तत्व तक पहुंचना, क्या करें? हमको तो कुछ पता नहीं, आप गुरु हो या हम ऐसे गुरु को ढूंढ रहे हैं, आप बताओ। लगा दिए बोले तपस्या करो, क्या करो? तपस्या लगा दिए, कठोर तपस्या करो। अब बुद्ध लग गए, मतलब कठोर, बिना कुछ खाए, बिल्कुल काया क्लेश से चीड़ सीड़ बुद्ध चला न जाए, एकदम चल नहीं पा रहे, स्थिति ये हो गई। अब यार कुछ खाओ पियो ना, 3 दिन से भूखे रहो, तुमसे कह देंगे पढ़ो किताब उठाओ 4 घंटे पढ़ोगे, और अब भूख लगी है, अब किताब पढ़ने में मन लगेगा? अब बुद्ध के सामने बोल रहे तपस्या करो, मतलब ध्यान लगाओ। ध्यान लगता नहीं है, भूख लगी, ध्यान लगेगा? ध्यान मन नहीं लगता है। वो निरंजना नदी का तट है और काया क्लेश से बुद्ध एकदम चीड़ सीड़ चल नहीं पा रहे, नदी पार करना है। मैंने कहा फंस गए यार गुरुओं के चक्कर। और अचानक एक छोटी सी बालिका आके उसकी कटोरा है, कटोरे में कुछ है खाद्य सामग्री, शायद खीर है, वो जा रही थी उधर से, और उसने देखा एक चीड़ सीड़ दशा में ये व्यक्ति सन्यासी लग रहा है समय की संस्कृति। उसने पूछा, बाबा आप बहुत दिन से भूखे लग रहे हो, बहुत थके हुए लग रहे हो, लेकिन मैं शूद्र जाति की हूँ, मैं निम्न जाति की हूँ। तो उस समय सब खूब चलता था, लेकिन ये मेरे पास एक कटोरा, इसमें खीर है, खाद्य सामग्री है, लेकिन हमको लगता है कि इस समय ये मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है, मैं निम्न जाति को, यदि अन्यथा ना ले तो मैं तैयार हूं ये आपको देने के लिए। इतने दिनों के यार भूखे प्यासे एकदम जीर्ण सी, उन्होंने कहा छोड़ो यार, कौन जाति कौन पाति, लाओ कटोरा। खीर को किया, और उसके बाद जो चेतना आई बुद्ध को, उसके बाद जो उनको जो जहां से ज्ञान मिला, और वही निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे दिन एग्जैक्टली हमको याद नहीं, शायद 10वें या 11वें दिन बोधि का प्राप्त, ज्ञान प्राप्त हो गया। अब बताइए इतने गुरु ढूंढे बुद्ध, लड़की का नाम था सुजाता। असली गुरु तो वो थी जो वो सिखा गई, कोई सिखा नहीं पाया। और इसी के बाद उसी सिद्धांत पर बुद्ध ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, मध्यम मार्ग प्रतिपदा, मीडियम पथ, न अत्यधिक काया क्लेश, न अत्यधिक विलासिता और लग्जरियस लाइफ, एकदम मीडियम पे, बस जीते रहो, खाने के लिए जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। और फिर बुद्ध बन गए। तो उनकी जो वास्तविक गुरु कौन? वो सुजाता। यार गुरु रूप चक्कर में नहीं, जहां से बात समझ में आ जाए ना और काम बनना शुरू हो जाए, वही गुरु। किसी ऐसे व्यक्ति में ढूंढना जरूरी नहीं कि उसकी एक विशेष वेशभूषा हो, विशेष क्या कहते हैं उसको, विशेष आवरण हो, विशेष प्रोटोकॉल हो। चलो खैर मैं उधर कहाँ चला गया, फिर इतिहास है, इतिहास को सुनते रहे यार, इसको तो इसे बोलते ही लोग। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ तक ये एक जरूरी व्यक्ति चाहिए, जो आपको कुछ एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए, जो दे सके, जो सिखा सके,
क्या सिखा सके? ये आपको आईएएस नहीं बना सकता, आपको सीधे सीधे पोस्टिंग थोड़ा ना करा देंगे हम, जॉब वाला जिला है कल से ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं कर सकते यार। हम तो परीक्षा के प्रश्न भी नहीं बता पाएंगे कि यही आएगा कंफर्म। 20-25 बताएंगे, इतने कहेंगे अधिकतम बहुत कॉन्फिडेंस हो गया ये एक तो मिल सकता है अगर 25-30 पढ़ लो, से ज्यादा दो भी नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन जो मेन वर्क है ना, पात्रता, इतिहास क्रिएटर बनाने के लिए, इतिहास मेकर बनाने के लिए हम यानी कोई भी शिक्षक आपको पात्र बना देगा। पात्रता समझ रहे ना, कि जो चीज पाना है, लाना है, उसका ही पात्र बना। आपको आईएएस बनना है तो आईएएस के सिलेबस और आईएएस के पैटर्न पर, एसएससी के लिए पढ़ो, एसएससी पैटर्न पर पढ़ोगे और परीक्षा आईएएस के दोगे, और फिर भी अगर उम्मीद करेंगे कि हमको आईएएस बनना है, तो क्या कहा जाए इसको, आप लोग अपने आप ही कह लो सोच के, हम ना कहें, ठीक है। समझ रहे ना, पात्रता क्रिएट होती है, पात्रता, पात्र बनना है। पात्रता मतलब समझ, जैसे दूध लेना है, अब झोला ले निकल लिए दूध लेने, अब झोले में कौन दूध लेता है भाई? झोले में दूध लाओगे तो आएगा, झोले में दूध नहीं आएगा। दूध के लिए क्या चाहिए? डिब्बा, लोटा, या इस प्रकार का कोई बर्तन, बोतल, बॉटल, है ना। और आलू लाना है तो बोतल नहीं चाहिए, उसके लिए बोरा, झोला, ये सब चाहिए। तो जिस प्रकार की वस्तु और सामग्री आपको चाहिए, उस प्रकार का पात्र होना चाहिए। यही पात्रता क्रिएट करना है और हम उसी में लगे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन सबसे मजे की बात बताए ना, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं, अगर यही क्रिएट हो जाए तो। जनरली यही नहीं हो पाता, लोग लगे कुछ और रहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, लगे कुछ और रहते। इतिहास को उठा लो, लगे हैं फैक्ट से फैक्ट एकदम रट डाल रहे हैं। इधर इतना फैक्ट है यार, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें इधर रटोगे इधर गायब हो जाएगा। इसके बाद तो 10-10 घंटे की पढ़ना है, 15-15 घंटे पढ़ना है, नॉन स्टॉप, इतना कौन पढ़ता है? दुनिया की सबसे कठिन काम पढ़ाई करना है। घंटे 8 घंटे परमानेंट नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना? 24 घंटे पढ़ना है। मतलब समझ रहे ना, चिंतन मनन में रहना। 2-3, क्योंकि बुक्स से, हमसे, किताबों से या अन्य इंटरनेट से, गूगल से, जो भी साधन हो जानकर आप सूचनाएं ले सकते वहां से। यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, एनी अदर, बहुत सारे। सूचनाएं, किताबें सूचनाओं के साधन है, ध्यान दें। सूचनाएं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा न होता तो क्या होता, ऐसा होने का कारण क्या है, इसके स्थान पर और भी आप कोई ऑप्शन उपयोग में कर सकते हैं विषम परिस्थितियों में। अगर बाइट ये सूचना लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद इस पर परमानेंट मंथन करते रहना है यार। और मैं एक बहुत काम की बात बताऊं, परमानेंट मंथन करने रहे 24 घंटे, मतलब सोते समय भी पढ़ाई होती है। ध्यान दे कि जिस टेंशन में आप दिन भर रहते हैं, उसी टेंशन में सो जाते हैं, तो रात में सपना भी उसी टेंशन का। तो जो चीज दिन में रात में सोने के बाद भी सपने में बिताते रहते हैं। ये प्रैक्टिकल है, मैं आप व्यवहारिक बातें नहीं करता हूँ यार, बिल्कुल व्यवहारिक बात है, आप करके देख लो। अगर ना हो, ऐसा ना हो तो बताना आके सर झूठ बोल रहे, सर झूठ बोलते नहीं, ठीक है।
ये सब टोटल प्रैक्टिकल है। तो आप जिन समस्याओं को सूचनाओं के आधार पर, अपने चिंतन और मंथन के आधार पर लगातार ढूंढ रहे, चलते हुए, खाते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, सोते हुए, सो गए, सपने कभी कभी तो यार जो चीजें हम किताबों में ढूंढते हैं, जैसे मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई तथ्य बोल रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो तो उसको रिकॉर्ड में रखो, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड है। उसका रिकॉल कर पाना ये हमारी कंसंट्रेशन का विषय है। जितनी चीजें हमारे मस्तिष्क के सामने गुजरेंगी सबकी सब रिकॉर्ड होती चली जाए, तो रिकॉर्ड होती। बोले भाई बोलना क्या है, याददाश्त क्या है? याददाश्त जितनी मात्रा में जो सामने से गुजरे उन विषयों को जितनी मात्रा में जरूरत के हिसाब से जितना कॉन्सेंट्रेट हम करते हैं उतने वो रिकॉल हो पाती, उससे ज्यादा रिकॉल नहीं हो पाती। वो हमारे कंसंट्रेशन का विषय है, रिकॉल होना। तो कभी आपने कोई आंसर सुना, अच्छा भूल गए, अन्य विषयों में लगे, इतिहास में सुना, भूगोल पढ़ने लगे, इकोनॉमी पढ़ने लगे, साइंस पढ़ने लगे, इतिहास का फैक्ट उतर गया, भूल रहे, तो आपसे मिल भी नहीं रहा, इस पन्ने में ढूंढे नहीं मिला, इस कॉपी में ढूंढे नहीं मिला, इस किताब में ढूंढे नहीं मिला, अब आप टेंशन में हैं, सो गए, दिमाग स्थिर हुआ, रात्रि में आप सपना देखने लगे उस विषय के बारे में कि सर ने फला दिन फला क्लास में इस टॉपिक पर पढ़ाया था, वो आप सपने में घूम के चले आए फला क्लास में, सपने में चलता रहता, सपने में सब होता है, पता लगा वो मैटर सुबह जगे जो बहुत सारी किताबों और कॉपी ढूंढने पर नहीं मिला, आपको सुबह मिला, अपने आप याद आ गया। पढ़ाई सपने में हुई कि नहीं हुई? पढ़ाई 24 घंटे होती, लेकिन ऐसे पढ़ोगे, किताब खोल के कुर्सी लगा के और 24 घंटे बैठ के, तो एक्सरसाइज हो गया यार। इतना एक्सरसाइज करोगे तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, ना एक्सरसाइज होगा, ना पढ़ाई होगी, ना चिंतन होगा, ना मन। सूचनाएं ले लो पर डे के हिसाब से, अपनी जितनी क्षमता उस हिसाब से उस दिन की सूचना, फिर उस पर चिंतन मंथन में परमानेंट आप लगे रहो। 24 घंटे पढ़ाई होती है, और ऐसे ही सिविल सर्विसेज में पढ़ने की यहाँ पर अध्ययन प्रणाली ही यही है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम को अगर करेक्ट करना, आप क्वेश्चन का नेचर उठा के देख लो, वो एक बिंदु को, एक तथ्य को 4 तथ्यों से जोड़कर, मतलब एक ही प्रश्न में 4 पीरियड्स की बातें पूछी जाए, 4 पीरियड्स। मैं एक प्रश्न का नाम, उत्तर में नहीं जाऊंगा, उत्तर आप प्रश्न के नेचर समझ सकते कैसे पूछता। मॉडर्न इंडिया का एक प्रश्न है, पितृवादी सत्ता से प्रसूत, पितृवादी ने पितृ सत्तात्मक सत्ता से प्रसूत, सत्तात्मक सत्ता से प्रसूत, प्रसूत समझ रहे हो ना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम फादर डोमिनेंट रूल, अपने उपयोगितावादी दर्शन के अनुप्रयोग में। कैसे प्रश्न तो कैसे पढ़ना इतिहास, अभी वही अबाउट मी बताऊंगा। अपने उपयोगिता वादी दर्शन के अनुप्रयोग में यूज ऑफ यूटिलिज्म या यूटिलिटरी थ्योरी, अपने उपयोगिता वाले दर्शन के अनुप्रयोग में अंग्रेजों ने भारत में समस्त मानवीय हार्दिकता खो दी। प्रश्न समझना है, जब खो दिए बता पूछने पता तब चलता है, जब सामने क्वेश्चन मार्क तो पता चलता है कि बताने पूछ रहे हैं ऐसा है, मतलब आप बताओ, स्पष्ट करो। ऐसे ये जीएस का प्रश्न है, यूपीएससी का, इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का।
अब आप ऐसे विश्लेषणात्मक नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम होगा, आप सोचो, है ना। इसलिए पढ़ना पड़ता है, क्यों? तथ्यों का संग्रह इतिहास नहीं है यार, ये विचारधारा है। इतिहास मात्र तथ्यों का संग्रह नहीं, एक विचारधारा है। ध्यान रहे, तथ्य तो उन विचारधारा को प्रमाणित, उसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तथ्य को ही कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्या पकड़े कम भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को आप नहीं छोड़ सकते। और दूसरे बिंदु पर भी चर्चा करूंगा, इतिहास सभी विषयों की जननी है, ध्यान रहे, सभी विषय यही से निकल के आते हैं, इसके बिना कुछ संभव ही नहीं। अब आप सोचो इसमें क्या पढ़ना, कैसे? पितृवादी सत्तात्मक सत्ता क्या है? पितृसत्तात्मक सत्ता, ये क्या है? फादर डोमिनेंट सोसाइटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी नहीं, फादर डोमिनेंट सोसाइटी नहीं, रूल। अब यार इसके तो कई लोग कई अर्थ लगाते हैं, सबकी सुनना भाई, मैं तो सुन चुका हूं, लेकिन मैं करता अपने वाली नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पितृसत्तात्मक, फादर मतलब पुरुषों का वर्चस्व नारियों पर, नारियों का शोषण, मतलब शोषण ना भी हो तो भी कोई अधिकार, कोई राइट्स उनको ना प्रोवाइड किए जाए, उनको तो जस्ट वस्तु ही ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं मेरा मानना। मेरे हिसाब से इतिहास के दृष्टिकोण से देखें, ये पितृसत्तात्मक जो सत्ता है ना, ये अशोक पहली बार भारतीय इतिहास में मौर्य काल में देखी। मौर्य काल में अशोक अपने प्रथम पृथक शिलालेख और द्वितीय पृथक शिलालेख में ये बयान करता है कि समस्त प्रजा मेरे पुत्र के समान है। मैं जैसे एक पिता अपने पुत्र के कल्याण की कामना करता है, वैसे ही मैं अपने प्रजा के कल्याण की कामना, एक पिता की भांति प्रजा को ट्रीट करना एज ए गवर्नेंस। पिता पुत्र के लिए अच्छे ही करता है ना, कल्याणकारी ही ना। पहला 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 वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी शासन व्यवस्था या पॉलिटिकल। तो अंग्रेजों ने जो अपनी शासन व्यवस्था, देखो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में हो रहे थे आंदोलन, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्यों भाई? बहुत लूट रहे हो, सता रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अत्याचार। लेकिन इनको तो यहाँ रहना था, तो ये कैसे रह सकते हैं भाई? दो ही तरीके हैं, एक तो बंदूक के नोक पे रह सकते हैं, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहे हैं सुनते रहो, गोली मार देंगे। एक अरे नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हो, मैं सता नहीं रहा हूं, मैं कहाँ सता रहा हूं, आप समझते नहीं हो। मैं आप लोगों के अच्छे के लिए कर रहा हूं। अब जैसे फोड़ा हो जाता है शरीर में, तो उसको ऑपरेशन कर करके सही किया जाता है, नहीं तो फिर कैंसर बन जाएगा, आदमी मर सकता है। लेकिन जब फोड़े का ऑपरेशन होता है, थोड़ा पीड़ा होती है। आप लोगों में फोड़ा हो गया है, सामाजिक राजनीतिक तमाम, उसको मैं दूर करने के लिए ऑपरेशन में थोड़ी पीड़ा हो रही है, आप गलत समझ रहे हो। हम तो एक पिता की बात, पितृसत्तात्मक सत्ता, अपने एक सिद्धांत को अंग्रेज, अब ये बता रहे अंग्रेज जो यहाँ से प्रसूत, उनकी शासन प्रसूत ओरिजिनेटेड जो शासन प्रणाली इस तरीके से, अपने उपयोगिता और अपने उपयोगितावादी, वो बेंथम का उपयोगितावाद, मिल का भी उपयोगितावाद है, पॉलिटिकल साइंस की चीजें हैं, उपयोगितावाद, टोटलिज्म, बस दोनों में थोड़ा अंतर है। मिल ने कहा वो समस्तकार हो, जो अपने लिए उपयोगी हो, थोड़ा सा उंगली उसकी अपनी तरफ की, स्वार्थपरक व्यक्ति था, बहुत बड़ा साम्राज्यवादी। लेकिन स्मिथ का बेंथम का जो उपयोगितावाद है, उसने कहा नहीं, जो अधिक से अधिक लोगों के लिए उपयोगी, बहुतों की बात तो उसने की है, सब की बात नहीं की है, ये अधिकतम लोगों का अधिकतम
कल्याण, यही से कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का। तो भारत ने कहा मैं उपयोगितावादी हूँ यार, इस दर्शन से प्रेरित हूँ, इस सिद्धांत से अपने यहाँ शासन व्यवस्था करूँ, आपके यहाँ भी कर रहा हूँ, क्योंकि पितृसत्तात्मक सत्ता से व्यवस्था है सबके कल्याण की। थोड़ा ये सर्जिकल है, ये समझो सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा, थोड़ा प्रसाद किया है कि कैंसर न हो, पीड़ा हो रही, ऐसा करते करते गले ही काट दिया। समस्त मानवीय हार्दिकता लोगों को विश्वास पे लेके धोखा देना। अब आप देखो, ये अशोक का है, ये पॉलिटिकल साइंस का है उपयोगितावादी दर्शन, और ये भारत में अंग्रेजों की शासन प्रणाली के नेचर। 3 बिंदु हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सत्तात्मक सत्ता का जो कॉन्सेप्ट है ये प्राचीन इतिहास से आया, ठीक है, भारत के मौर्य काल से। उपयोगितावादी दर्शन पॉलिटिकल साइंस बनता यहाँ से है, और भारत में समस्त मानवीय हार्दिकता को दी, अंग्रेजों की शासन प्रणाली की नेचर की प्रकृति है भारत में। तो अब इतने चीजों को मिला के अगर एक दूसरे को जोड़ के हम अध्ययन नहीं करेंगे, एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने अध्ययन नहीं किया है यार, तो कैसे आंसर कर पाएंगे? इसको समझना है, फिर आत्मसात करना है, फिर उसको आत्मसात करने के साथ अपने व्यवहारों के रूप में प्रस्तुत करना है, अपने थ्योरी अपने अकॉर्डिंग प्रस्तुत करना है। कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान दे। तो इस प्रकार से इतिहास, तो ये द्विज वाला जो कॉन्सेप्ट, इसको लेकर के थोड़ा इतिहास को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या है इतिहास? वो है जो मरने नहीं देता है, इतिहास वो है जो हमारे वर्तमान निर्माण का आधार है, इतिहास वो है जो हमारा भविष्य सुरक्षित करता है। कुल मिला के कुछ भी इतिहास ही है। तो जो द्विज है ना, उसमें एक जो ग्रुप आया था नॉन इंटेलेक्चुअल्स का, जो अनपढ़ लोगों की बात, अशिक्षित लोगों की बात, अवगुणी लोगों की बात की गई। इनका दोबारा जन्म नहीं होता, तो अपने मूल नाम से आते हैं, उसी नाम से चले जाते हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ऐसा ना करते हुए अपने को बनाए रखना, अपने को अमर बनाए रखना, उसके लिए हमें ये द्विज वाले कॉन्सेप्ट पर विश्वास करते हुए, इसको मानते हुए, इसको समझते हुए चलना है। क्या क्या जरूरत है इसमें मैंने अभी आपको कहा कि एक शिक्षक की भी जरूरत है, वो आपको पात्र बनाता है, ठीक है। ये इतिहास मूलभूत बात, अंतर्निहित आत्मा है इतिहास की। इतिहास की आत्मा ही इतिहास। देखो, जब हम ये कहते हैं व्हाट इज हिस्ट्री, एक साधारण सा आंसर आता है भाई, आवर ऑल पास्ट इज हिस्ट्री, आवर ऑल पास्ट इज। अब आप सोचो यार कि आवर ऑल पास्ट इज हिस्ट्री, गलत भी नहीं है। जो गुजर गया वो इतिहास है, जो गुजर गया वो इतिहास है, ठीक है। लेकिन अब इसमें ढूंढना पड़ेगा कि वो सब इतिहास नहीं है। इतिहास वही है जो जिसमें वर्तमान निर्माण के लिए प्रेरक तत्व, वर्तमान निर्माण के लिए प्रेरक तत्व शामिल। सब इतिहास नहीं है, कुछ भूत भी है। भूत मतलब समझ रहे हो ना, जो डराता रहता है, भूत डराता रहता है। हम कुछ कभी ऐसे ही काम कर जाते हैं, कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं, सोचते हैं कि दोबारा ऐसे कार्यों से रूबरू न हो। देख लो यार, डरते हैं कि दोबारा रिपीटेशन न हो, है ना, वो बहुत ही है। तो
तो प्रेरक तत्व वाला जो इतिहास है, हमारे वर्तमान निर्माण, हमारे भविष्य के सुरक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट तत्व है, वो एक्चुअली होता क्या है? ये इतिहास विषय ने उसको समाहित कर, तो पिछले यानी बीते हुए पिछले समय में घटित हुई, परिभाषा क्रिएट करेंगे, घटित हुई समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अभी पूरा कंप्लीट परिभाषा है नहीं, ध्यान दें, इसी को समझ, परिभाषा क्रिएट करना है, डेफिनेशन क्रिएट करना है। पिछले समय में घटित हुई समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, sequential study of all events of the past, इतिहास है। लेकिन अब आप सोचिए, समस्त घटनाओं में मैंने अभी भी कहा कि इसमें भूत भी शामिल, उसको इतिहास में नहीं शामिल करना है। हाँ, डरना नहीं है। घटनाएं कितनी प्रकार की होती हैं, थोड़ा इस पर विचार करना है। संसार में 4 प्रकार की ही घटनाएं घटित, केवल पृथ्वी पर 4 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, ध्यान रहे। और उससे हट करके जो घटनाएं हैं वो उसी का हिस्सा होती है। इसको मैं बता दूंगा, जिसको कोई समस्या हो वो पूछ भी सकता है। राजनीतिक पॉलिटिकल, सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, धार्मिक यानी रिलीजियस। यही 4 प्रकार की घटनाएं होती हैं। बाकी जितने कार्य हैं सब इसी के अंदर में है। इसमें एग्जाम्पल बता दूं आपको, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, अब कोई प्रश्न कर सकता है, हालांकि जो लोग क्लास में पढ़े हैं, हमसे कभी पढ़ चुके हैं, उनके सामने मैं चीजें जरूर रखता हूँ ताकि वो समझे। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, ये समझने लायक है, सीखने लायक है। सबसे बड़ी बात तो सीखने लायक है, और उससे भी बड़ी बात उस पर अमल करने लायक। इसलिए मैं इसकी हर क्लास में चर्चा करता हूँ, जानबूझ के मैं ढूंढ के लाता हूँ चर्चा करने की। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, किताब लेके आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे, अब हम पूछेंगे, जब हम कह रहे हैं आपसे कि संसार में 4 प्रकार के ही कार्य होते हैं, तो भैया इसमें से कौन सा कार्य कर रहे हैं? अब मामला गड़बड़ है, क्योंकि न तो पढ़ाई, न तो राजनीतिक कार्य, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पे सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग देखो संवाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन ठीक है, इस पर मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा। वो ये कि इसके अंतर्गत मतलब पढ़ाई कौन सा कार्य है जो हम पढ़ रहे हैं, और मैं उसका उत्तर दे दूं, ये एक धार्मिक कार्य है, राजनीतिक है। ये तो सब लोग इसको बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, ये तो राजनीतिक कोई मामला है। सामाजिक ये भी नहीं, क्योंकि समाज में सामाजिक कार्य नहीं है। समाज में लोगों के लिए, एक समाज के लिए, एक समूह के लिए जो हम कार्य करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं, सेवा के लिए। ऐसा भी कुछ नहीं है, आप अपने लिए काम करें। आर्थिक नहीं, इससे कोई आ रहा है ना कुछ जा रहा है, कमाई मतलब कोई जीडीपी जैसी कोई बात तो इससे हो नहीं। टैक्स ऐसा कुछ तो मामला है, पढ़ा ना कौन सा आर्थिक में। अब बच्चा धार्मिक किस आधार पर बच्चा धार्मिक हो सकता है। अब मैं इसको बताना चाहता हूँ धार्मिक, इसलिए मैं सारे कार्य नहीं, 4 कार्यों के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि यार देखो, जो मनुष्य है, हिंदू धर्म हो चाहे जो धर्म हो, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, सारे धर्मों में समान चीजें, कोई माने न माने उनकी मर्जी, ठीक है। ये एक मनुष्य की 100 वर्ष की जो उम्र है, यही मान के 100 वर्ष की एज मानी गई।
हालांकि इतना चल नहीं पाता है, लोगों का खान पान व्यवहार काफी बदल गया है, तो 60-70 में निपट जाते हैं। हाँ, इसीलिए सरकार ने भी कहा 60 के बाद रिटायर करो, आगे गारंटी रिटायरमेंट। फिलहाल 100 माना गया था, कोई लोग खींच देते हैं, तो आप देखिए नहीं लोग खींच देते हैं, सबका हो सकता है कि लोग सही होंगे। और इस 100 वर्ष को 4 ग्रुप में बांटिए, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 25-25 का बांट दीजिए, 75 से 100 ना कहिए, अंत तक कहिए, गारंटी थोड़ा ना समय में हो जाए, 100 से कम भी हो सकता है, ज्यादा। ठीक है, ये 4 ग्रुप में आप बांट दीजिए, और प्रत्येक एज ग्रुप का आप कर्तव्य, क्योंकि जो प्रत्येक एज ग्रुप का कर्तव्य आप निर्धारित करें और उद्देश्य। अब जैसे मैं यहाँ शुरू वाला विभाजन करूँ, 25 से 50 के बीच यहाँ पर विवाह होता है, पत्नी आती है, बच्चे होते हैं, माता पिता थोड़ा बुजुर्ग होते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी। फिर इसके बाद यही वो समय है जब आप समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करना, देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ा दिल है आपको, संसार के लिए कुछ करो यार, पूरी पृथ्वी के लिए कुछ करो, मतलब कुछ भी अपने दायित्वों का निर्वाह करने का जो समय है, जो जिम्मेदारियों का निर्वाह करने का समय है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का जो समय है, परिवार से शुरू करके, पत्नी बीवी बच्चों से शुरू करके, और पूरे देश और संप्रति विश्व तक की जो कुछ कर पाने का, वो 25 से यहां पर आप कुछ कर सकते, सारी यहां पर ही कुछ कर करके बन सकते। ठीक है, अब कुछ करने के लिए, अच्छा यहाँ पर 2 चीज कुछ कर सकते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत भी तो जीवन है, यही है कि युवावस्था इसको कहते हैं, जहां पर आपके खुद के इंद्रिय सुख है। अच्छा खाना, यहीं पर अच्छा, भाई बुजुर्ग वालों को बहुत अच्छा खाना, बहुत मसालेदार, ये वो, तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। कुछ भी खाओ, अच्छा खाना, अच्छा रहना, सामाजिक स्टेटस मेंटेन करना, प्रभाव जमाना, समझ रहे ना, स्टेटस मेंटेन करने में आ जाता है। तो अपने निजी सुख भी इसमें शामिल है, व्यक्तिगत सुख जो खुद के इंद्रिय सुख है वो भी इसमें शामिल है, वो भी जरूरी है। भाई हम वो करते हैं जो हमको अच्छा, हमको भी अच्छा लगे। एक अवस्था के बाद कुछ सुख हमसे अपने आप दूर हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर उसके लिए लोग जबरदस्ती लगे रहेंगे, उनका दिमाग खराब होता है, फिर भी लगे रहते हैं, कर कुछ नहीं पाते। ठीक है, नहीं करना चाहिए, एक्चुअली उनकी आदत ठीक नहीं होती, आप समझ गए होंगे। हाँ, लेकिन एक निर्धारित समय के भीतर ही सब कुछ, यहाँ व्यक्तिगत सुख भी जरूरी है, खुद की सुख, तो उस समाज की जिम्मेदारी, देश के प्रति, परिवार के प्रति वो भी निभाना, खुद के सुख से सुख, इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए हमको पावर चाहिए, इन सब के लिए हमको पैसा चाहिए। अब पैसा पावर कहाँ से आएगी, माफिया बन जाओ, डकैती करो, है कोई तरीका है इसमें? तो सुख आता नहीं, जाता है कि सीधे पकड़ के जेल में जाओगे, तो जो भीतर इधर उधर घूमते चलते उधर ही होगा। इसके लिए आप अपना एक जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं 0 से 25 के बीच में, अच्छी शिक्षा के माध्यम से, अच्छे गुरु के माध्यम से, कहीं से भी सीख करके उसको, से कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई नेता मंत्री विधायक सांसद, जो भी एक टारगेट रखो, बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी एक टारगेट अपने जीवन का, उसको पाने के लिए जो प्रयत्न और प्रयास यहाँ होता है 0 से 25 में, क्योंकि यहाँ पर सारी कायनात आपको अपने लक्ष्य से मिलाने के लिए लगी रहती है, माता पिता, परिवार, अन्य समाज, नात रिश्तेदार, सब लोग इस समय आप कुछ अच्छा करो, आपको सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। सब जानते हैं आप कमाते नहीं हो, क्या करते हो, कमाने के लिए तैयार हो रहे हो, इसी को कहते हैं। इस समय का जो कर्तव्य है आपका, अपना 25 से 50 बनाने के लिए है, और 25 से 50 को
बनाने के लिए जो कर्तव्य है उसको हम करते हैं। ये क्या है? यही एक्चुअली धर्म है। ये धर्म वर्म के बारे में भी ये बहुत बड़ी चीज है। जो लोग समझते हैं ना कुछ है वे नहीं है, ऐसा समझते ही नहीं। हम एक निर्धारित एज ग्रुप में अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का ईमानदारी से, परिश्रम से, पूरी तन्मयता से करते हैं। एक्चुअली यही धर्म है हमारा। इस एज ग्रुप में पढ़ना आपका धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पढ़ना ही आपका धर्म है। कोई जरूरी नहीं कि आप सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके बैठ जाओ मंदिर सामने जाकर के विचार करो। आप पढ़ाई छोड़ करके उधर लगे हो, वो धर्म हो ना हो, लेकिन इधर का अधर्म हो जाएगा। आपका 25 से 50 के बीच वाला बिगड़ जाएगा। तो जब ओवर एज हो जाएगी तो इनसे 100 रुपए दो, उनसे 2000 उधार लिए, उनसे 4000 उधार लिए, इनका उधर, उनकी टोपी इनके सर, इनका टोपी उनके सर, बस यही करते कराते फिर ऑलरेडी। फिर ऐसे लोग क्या वैवाहिक संस्था को बदनाम करते हैं, पत्नी को बदनाम करते हैं। फिर दुख जाता है, विवाह हो गया तो वे दुख के गर्त में। अरे यार, विवाह दुख के लिए होता, दुख के गर्त में जाने के लिए नहीं होता। ये उनके लिए दुख का गर्त है जो अपना 0 से 25 बिगाड़ रखे हैं, अपना धर्म बिगाड़ रखे हैं। इसलिए ये धर्म है 0 से 25 के बीच में जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, अपना 25 से 50 वाला बनाना। उसकी एक टारगेट बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ। आपको करना है क्या? उस लक्ष्य के पीछे जी जान से पड़े रहो। वही पूजा है आपकी। और वो जो लक्ष्य है वो आपका इष्ट है, भगवान है। अपने भगवान के लिए आप कार्य करते रहो, वही कार्य आपकी पूजा है। ऐसा मान के करना ही धर्म है। तो ये बताओ, जो आप पढ़ रहे हो क्या धार्मिक कार्य है और क्या है? ऐसे ही जो भी काम पूछोगे मैं बताऊंगा वो धार्मिक है, आर्थिक है कि राजनीतिक है। एक्चुअली 4 ही प्रकार के कार्य होते हैं इस पूरे पृथ्वी। 5वां कोई प्रकार होता ही नहीं है। पांचवा कोई प्रकार नहीं होता। और जितने 5वां कोई प्रकार है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, वो सब कहीं ना कहीं से इसी के दायरे में, इसके उपभाग। तो 4 प्रकार की घटनाएं इस पृथ्वी पर घटित होती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी है ना, वो न इधर की है, न इधर की है, न इधर की है, न इधर की है। उनको आप सबाल्टर्न कह दो, किसी के साथ टचर नहीं। कोई वो अज्ञानता, मतलब विदाउट एनी सिस्टम, वो बालपन उसको कहो यार। वो बचपन है, जैसे बचपन होता ना, छोटा सा बचपन, बालक, वो बिना सिस्टम के काम करता। उसको कौन सा काम कर रहा है यार? सांप जाता है जहरीला, छोटा बच्चा उसको पकड़ के खेलने दौड़ता है, उसको पकड़ने के लिए। आग जलती है, उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसको अच्छा लगता है। बिच्छू पकड़ने के लिए दौड़ता है, माँ उसको दौड़ दौड़ के बचाती रहती है। कुछ भी खा लेता है, अच्छा हो बुरा हो। अब बताओ ये कौन सा कार्य है? हम ये तो कोई कार्य नहीं है यार। समझ रहे हैं? तो जो कार्य इस दायरे में नहीं है ना, वो एक प्रकार से बालपन वाले कार्य है। अब कोई बड़ा व्यक्ति भी ऐसी हरकत करे ना तो समझो बच्चे वाली हरकत कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति ही ऐसी है, मेंटालिटी ही ऐसी, डेवलप ही नहीं हो पाई। अब चाहे उसके लिए प्राकृतिक कारण हो, चाहे उसके लिए, ठीक है। तो 4 प्रकार की घटनाएं इस पृथ्वी पर होती हैं, 5वीं कोई घटना नहीं होती। और इन्हीं 4 प्रकार की घटनाओं में इतिहास के तत्व ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं, कहां से लाते हैं, क्या निर्माण करते हैं, इतिहास के एलिमेंट्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या है, इन्हीं के बाद की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन हमको लगता है आज समय हो गया है। आज क्लास यही समाप्त होती है। किसी को कुछ पूछना हो, बात करना हो तो मैं माइक हटा दे रहा हूँ। सर कनेक्ट कर दें, चौहान सर। हेलो।
हिमांशु सर